Any doubt? Any question from previous classes? In yesterday class we have started stratification, but लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से नहीं कर पाए थे, तो अपन उसको रिपीट करते हैं 10 मिनट का लेक्चर, देन वी विल कंटिन्यू विद स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है. Unit is stratification and mobility. Under this, you need to understand what do you mean by stratification. Stratification is a combination of two words. The first is strata plus next is fication, right? That means it is a process and it is a layer, or you can say the division. ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये वर्ड ओरिजिन हुआ है आपका जियोलॉजी से. जिस तरीके से जियोलॉजी में हम अर्थ के डिफरेंट लेयर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, द डिफरेंट स्ट्रेटास आर देयर. सिमिलरली ये स्ट्रेटा वहीं से किया गया है. सो बेसिकली यू कैन से द स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रोसेस. Stratification is a process in which social inequalities exist in form of hierarchy. That means different inequalities exist करती हैं किसमें? hierarchy में. Then it is considered as social stratification. Clear? Social stratification, you can also consider that there is a social differences created by नेचर. कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो नेचर ने क्रिएट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एज, आपका जेंडर, योर स्किन कलर, राइट. ये सब क्या है? दीज आर द डिफरेंसेस, social differences which are created by the nature. And because of this social differences, ये कुछ नेचर ने क्रिएट किए. On the basis of these social differences, inequalities has been created, and this inequalities has been created by the man or human, right? And which further leads to create social stratification. Yes. आप सोचो इंडियन सोसाइटी में यू बॉर्न एज अ मेल और फीमेल, राइट. बट जब आप बॉर्न होते हो तब आपको पता होता है कि मैन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीमेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. ये किस पर डिपेंड करता है? दैट मीन्स नेचर ने आपको बायोलॉजिकली क्रिएट कर दिया. अब उसके बाद मैन ने इनइक्वालिटीज क्रिएट की. कैसे? आपका सोशलाइजेशन एज अ मैन किया गया और फीमेल का सोशलाइजेशन एज अ फीमेल किया गया. डिफरेंस क्रिएट किसके द्वारा किए गए? मैन के द्वारा डिफरेंस क्रिएट किए गए. वही है आपकी इनइक्वालिटीज. और इनइक्वालिटीज जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा? वन अबव अदर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली. देन विच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इज इट क्लियर? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दो तरीके के होते हैं. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन एंड ओपन स्ट्रेटिफिकेशन. क्लोज जब स्ट्रेटिफिकेशन होगा वहां पर मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती. दैट्स द एग्जांपल इज कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में हमने बताया दैट यू विल बॉर्न एंड डाई इन द सेम कास्ट. यस, आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते. योर कास्ट इज एक्सक्रिप्टिव इन नेचर. यस, बाय बर्थ जो आपको कास्ट मिली हुई है वही कास्ट रहेगी. दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट. सो स्ट्रेटा आर द क्लोज स्ट्रेटा. ठीक. नेस मोबाइल हो गया ना, तो ना के बराबर मोबिलिटी होती है. ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं थी वहां पे. तो दैट इज व्हाई क्लोज स्ट्रेटा, जहां पे आप मूव नहीं कर पा रहे हो अदर स्टेटस में, दैट इज कंसीडर एज क्लोज स्ट्रेटा. अनदर वन इज ओपन स्ट्रेटा. ओपन स्ट्रेटा वेयर मोबिलिटी इज पॉसिबल और यू कैन चेंज योर स्टेटस. एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी. अगर आप अच्छा काम करोगे तो आफ्टर अ टाइम यू विल गेट प्रमोशन. यस, सो दैट इज कंसीडर एज ओपन स्ट्रेटा, राइट. हाँ जी. ये भी सोशल डिफरेंसेस ये कह सकते हो, या फिर जो आप
सोशल डिफरेंसेस कौन से हैं, या फिर नॉर्मल डिफरेंसेस क्या थे? स्किन कलर, हाँ। तो नेचर ने मान लीजिए अफ्रीकन एंड डिवाइड, तो ये तो नेचर ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, नेचुरली डिफरेंसेस, बट सोसाइटी मेड इट इन अ वे कि सोशल डिफरेंसेस हो गए, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, आप जब सोसाइटी पढ़ रहे हो, आप जो कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन जो कलर है, ये जो नेचर डिफरेंस है, नेचुरल डिफरेंसेस भी तो सोशल डिफरेंसेस हुए ना। नेचुरल, यहाँ पे तो कहीं नेचुरल कह लो या सोशल कह लो, यहाँ पे क्रिएट बाय नेचर, सो नेचुरल डिफरेंसेस। सोसाइटी में है तो सोशल डिफरेंसेस, यहाँ में तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं ना। नेचर ने क्रिएट किए, इसीलिए नेचुरल डिफरेंसेस, राइट, नेचुरल है। सोसाइटी में भी वो डिफरेंस नेचुरल है, सोशल डिफरेंसेस हैं ये तो, इनमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो से सोशल डिफरेंसेस। लेकिन जब ये सोशल डिफरेंस को सोसाइटी में इन मैन ने इंक्लूड हो गया, मैन ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया, तो उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, तुम काले हो तो तुम्हारा एक लेवल स्टेटस डाउन है, तुम वाइट हो तो तुम्हारा स्टेटस हाई है। ये इनइक्वालिटीज इन सोशल डिफरेंस के बेसिस और यू कैन से नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे क्रिएट की किसने? ह्यूमन ने। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई। जब इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई ह्यूमन डिफरेंसेस की वजह से, तो जो व्हाइट थे, जो अच्छे व्हाइट हैं वो अच्छे हैं इन डिफरेंसेस की वजह से, तो वो ऊपर हो गए, और जो ब्लैक हैं वो आपके नीचे हो गए। तो वो क्या हो गए? सोसाइटी क्या हो गई? सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई, वन अबव अदर। दैट इज कंसीडर एज योर स्ट्रेटिफिकेशन। जो आप कह रहे हो, मैं समझ गई, आप ये कह रहे हो कि वी शुड यूज सोशल डिफरेंस की जगह नेचुरल डिफरेंसेस। बोथ आर द सेम थिंग, बिकॉज सोशल डिफरेंसेस भी जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, तो वो भी तो सोशल सोसाइटी में ये चीज भी तो नेचर डिफरेंस क्रिएट कर रही है ना, कि यू आर ब्लैक, आई एम व्हाइट, यस, यू आर मेल, आई एम फीमेल। नेचुरल डिफरेंसेस है, बट हुए तो सोसाइटी में ही है, क्रिएटेड बाय नेचर, बट है तो वो सोशल ना, ये भी तो एक डिफरेंस ही है। बट उस डिफरेंस को लेकर आगे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत हो गई है। एक हो गया डिफरेंस होना, डिफरेंस होना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, बट इनइक्वालिटीज इज अ नेगेटिव कैनोटेशन। डिफरेंस तो होगा दो चीजों में, लेकिन डिफरेंस होना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, लेकिन वो डिफरेंस के बेसिस पर जब इनइक्वालिटीज हो रही है, दैट इज द नेगेटिव थिंग। कंफ्यूज मत हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। हाँ, ये तो बात है कि नेचर ने बनाया, फिर सोसाइटी ने उसे जैसे ब्लैक आइडेंटिफाई कर, तो ऑल ब्लैक्स आर लाइक। आप कंफ्यूज हो रहे हो, डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, डिफरेंस पे आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है। जहां डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है तब तक चीजें नॉर्मल हैं। सोशल है तो सोसाइटी में ही वो डिफरेंस, आप वो नहीं समझ पा रहे हो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे सोशल डिफरेंस की जगह वर्ड शुड बी यूज नेचुरल डिफरेंसेस। आप एक स्टेप और ऐड करना चाह रहे हो। और सोसाइटी है, सिंपल सी चीज है, हम बहुत तरीके की सोसाइटी पढ़ते हैं। हम छोटे लेवल पे सोसाइटी को क्या डिवाइड कर देते हैं, हमने मान ली एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरी मॉडर्न सोसाइटी। अब हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हम सोसाइटी को कार्ल मार्क्स ने 6 सोसाइटी बताई, वो भी तो ट्रेडिशनल मॉडर्न थी। तो आप बेसिकली इसमें एक चीज नई ऐड करना चाह रहे हो कि मैम फर्स्ट थिंग इज नेचुरल डिफरेंसेस, natural differences leads to social differences leads to inequality and inequality leads to stratification। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। Is it clear यहाँ तक? Then strata clear, अब clear हुआ प्रांशी? Then strata are of two types, closed strata and open strata। Similarly अगर हम बात करें तो you can see there are different society जहां पर क्या था, stratification were there। अब हम बात करो आप अपनी slave society, feudal society, capitalist society, enslaved society, slaves and owners, yes, feudal society, lord, serfs, clergy or state, yes, कैपिटल सोसाइटी, हैव्स नॉट, राइट। सो आप देखो इन सारी सोसाइटी में क्या सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड नहीं है? दैट मीन्स इन एवरी सोसाइटी
stratification is there. In some society, in traditional society, stratification is low, stratification was low, and in modern society stratification is high. So in every society almost stratification is there. Clear यहाँ तक? ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था यहाँ तक. Is it clear what is stratification? Now theories of stratification. Theories of social stratification. In theories of social stratification, the majorly two approaches are there. The first approach is the conflict approach and another one is functional approach. Conflict approach बात करती है कि जैसे जैसे सोसाइटी मूव होती है, सोसाइटी जैसे जैसे मूव होती है, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है. अब सोसाइटी जब स्ट्रेटिफाइड होगी तो सोसाइटी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट. तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रखने वाले स्कॉलर्स थे वो बात करते थे कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्फ्लिक्टिव इन नेचर. ये सोसाइटी में क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी और क्योस क्रिएट कर रहा है. राइट. तो वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच. कौन कौन थे इसमें बता सकते हैं कोई? कार्ल मार्क्स एंड टालकट पार्सन. पार्सन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच थे पक्का. बेवर. पार्सन को बात करते थे आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. कितने मतलब डिफरेंस के साथ मैंने थिंकर्स पढ़ाए हैं तब भी कंफ्यूज हो रहे हो. सोचो अगर साथ में पढ़ रहे होते सारे थिंकर एक साथ तो कितना कंफ्यूजन होता. राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है. इनइक्वालिटी से सोसाइटी में क्योस क्रिएट होता है, तो इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिव इन नेचर. ठीक है. देन आते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव. फंक्शनल कहते हैं कि जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल एंड सोसाइटी एंड इट विल लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी. जैसे कि बात करें अपन टालकट पार्सन, ठीक है, डर्कहाइम हो गए, इसके बाद और कौन हो गए आपके, टालकट पार्सन, इसके बाद आपके डेविस एंड मोरे. ये सब क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि सोसाइटी में जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इट इज इनएबिटेबल एंड इट इज फंक्शनल इन सोसाइटी एंड इट लीड्स टू इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी. क्लियर. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. Theories of social stratification first has been given by Karl Marx. अब देखना कार्ल मार्क्स अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, कितनी इजीली और अच्छे से समझ आएगा. फर्स्ट कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे, ट्रेडिशनल सोसाइटी में देयर वर नो एनी कॉन्सेप्ट लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो क्या सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी? नहीं थी. इनइक्वालिटी नहीं थी तो सोसाइटी में क्या स्ट्रेटिफिकेशन था? नहीं था. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ट्रेडिशनल सोसाइटी में देयर वर नो एनी कॉन्सेप्ट लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो इनइक्वालिटी नहीं थी, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, सोसाइटी बहुत नॉर्मल चल रही थी. धीरे धीरे ग्रेजुअली सोसाइटी हैज बीन चेंज. जब धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हुई तो सोसाइटी में क्या आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट हैज बीन इमर्ज. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ तो सोसाइटी में क्या आया, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई. जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई तो सोसाइटी में क्या हुआ, सोसाइटी में डिफरेंट क्लास इमर्ज हुई. फिर धीरे धीरे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई तो क्लास इमर्ज हुई. क्लास इमर्ज हुई तो उन क्लास इमर्ज होने के साथ साथ क्लास में पोलराइजेशन हुआ. जब पोलराइजेशन हुआ क्लास में, उसमें क्या हुआ, क्लास एक दूसरे में सबमर्ज होती गई और लास्ट में केवल दो क्लास बची. कौन कौन सी, हैव्स एंड हैव्स नॉट. हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स आर दोज क्लास हु हैव द ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज, हैव्स नॉट हु वर्क अंडर द हैव्स. तो दो क्लास, वन इज ऑनरशिप, सेकंड इज नॉन ऑनरशिप. वन इज प्रोलिटेरिएट, अनदर वन इज बुर्जुआ क्लास. जब ये क्लास इमर्ज हुई तो दो क्लास हो गई. दो क्लास होंगी तो सोसाइटी में क्योस क्रिएट होगा. क्योस क्रिएट होगा तो सोसाइटी में क्या होंगे,
इनस्टेबिलिटी सोसाइटी में होगी, क्योस होगा, सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन होगा, उससे क्या होगा, सोसाइटी में रिवॉल्यूशन होगा, और आगे चल के एक सोसाइटी ऐसी आएगी जिसमें सोसाइटी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी में फिर से क्या हो जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये सारी क्लास किसके बेसिस पे इमर्ज हो रही थी? इकोनॉमिक इज द ओनली बेस जिसकी वजह से सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट किया जा रहा था, राइट? और कार्ल मार्क्स का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या रिजल्ट देता है? वो रिजल्ट देता है कि कॉज क्या था? इकोनॉमिक कॉज था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? पोलराइजेशन ऑफ क्लास विच फर्दर लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इन द सोसाइटी, एंड उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा कि सोसाइटी, आने वाली सोसाइटी में क्या होगा, कम्युनिज्म और सोशलिज्म आ जाएगा, तो इक्वलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कि दैट मींस इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, राइट? ये क्या था? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ कार्ल मार्क्स। अब मुझे ये बताओ, मैं कार्ल मार्क्स पढ़ा चुकी थी, मैंने कुछ भी नया बताया? दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि थिंकर्स जितने अच्छे से कर लोगे, वही थिंकर आपको आगे चल के मैक्सिमम टॉपिक्स में बार बार रिपीट होने हैं। ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स का पूरा रिपीट हो गया फिर से, यस? तो इसी चीज की मैंने बात की थी। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मान रहे हैं कि इकोनॉमिक इज द सोल स्ट्रक्चर विच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट बात करती हूं मैं मैक्स वेबर। Max Weber in his book इनकी बुक का नाम था क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। मैक्स वेबर की बुक का नाम था क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। ठीक है? मैक्स वेबर बात करते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं क्लास, एक तो होती है क्लास। क्लास किसके बेसिस पे होगी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक बेसिस पे क्लास क्रिएट हो रही है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मींस द कोर स्ट्रक्चर इज द इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक बेसिस पे क्लास डिफरेंसेस हो रहे हैं विच फर्दर लीड्स टू क्रिएट इनइक्वालिटी, एंड इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास further leads to social stratification. So on the basis of that, he has given on the basis of economic, he has given 4 types of classes. उनके नाम ढंग से लिखिएगा, लिखिए। फर्स्ट इज propertied upper class, propertied upper class. Next is propertyless white collar class. Next, petty bourgeois class, and next, manual working class. समझो, मैक्स वेबर in his book Class, Status and Party consider that class, status class हो गया in terms of economics, status हो गया in terms of social, and party हो गया in terms of politics, right? तो मेवर कहते हैं कि पहले क्लास को समझें कि in terms of economic, that means unequal distribution of resources is one of the major cause. It will create inequality in the society, and which will further create stratification and stratified the society, and has given 4 types of classes on the basis of economic inequality, which are propertied upper class, that means जो सबसे टॉप की क्लास है, that is जिसके पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, and that belong to upper class. तो propertied upper class. सेकंड बोलते हैं वो क्लास जो
बहुत रिच नहीं है, बट one type of class which is working in the white collar jobs, so property less white collar class. फिर आती है वो क्लास कंसिडर एज पिटी बुर्जुआ, पिटी बुर्जुआ। वेबर कार्ल मार्क्स बात कर रहे थे बुर्जुआ एंड द प्रोलिटेरिएट। वेबर ने क्लियर कर दिया कि जितने भी जो आपके इकोनॉमिक में गुण है वो सब एक बुर्जुआ हो गई, ऑनरशिप क्लास, और इन्होंने बोला दूसरा नॉन ऑनरशिप। ये बोल रहे हैं वन इज पिटी बुर्जुआ कि ऑनरशिप तो है बट एक लिमिटेड में, ठीक है। देन जैसे पिटी बुर्जुआ में आप कह सकते हो जैसे फैक्ट्री का मालिक तो बुर्जुआ हो गया, लेकिन फैक्ट्री में मैनेजर्स वगैरह हैं वो किसमें आ गए आपके पिटी बुर्जुआ में, ठीक है। मतलब इन्होंने और फर्दर क्लासिफाइड कर दिया उस चीज को। नेक्स्ट इज मैनुअल वर्किंग क्लास, जो काम करने वाली, जो प्रोलेटेरिएट क्लास जिसको बोला था कार्ल मार्क्स ने, ये बात कर रहे हैं कि एक वर्किंग क्लास। तो बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस पे डिफरेंस याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, या हम वो बाद में करेंगे डिफरेंस, ठीक है। पहले वेबर समझो, कार्ल मार्क्स का डिफरेंस हम बाद में करेंगे। तो ये बोल रहे थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और क्लासेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस। तो स्ट्रेटिफाइड हो रही है सोसाइटी अगेन फर्स्ट। सेकेंड इनका था स्टेटस। स्टेटस में बात करते हैं ये सोशल, कि सोसाइटी में सोशल स्टेटस इज ऑल्सो मैटर, दैट सोसाइटी में किसी का सोशल स्टेटस ज्यादा है, किसी का सोशल स्टेटस कम है। दैट मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण के पास, इफ द ब्राह्मण हैव अ इकोनॉमिक पावर और नॉट डजंट मैटर, द सोशल स्टेटस ऑफ ब्राह्मण इज ऑलवेज ऑन द टॉप। यस, तो स्टेटस ऑल्सो फर्दर लीड्स टू क्रिएट स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। यस और नो? देखो स्टेटस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये बोलते हैं शूद्रास कितना भी टॉप पर हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं शूद्रास का जो स्टेटस है दैट इज पुअर, तो वो सोसाइटी में पुअर ही रहेगा शूद्रास का स्टेटस। तो ये यही कह रहे हैं कि सोशल स्टेटस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल क्रिएट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी, राइट। तीसरा इन्होंने बात की है पार्टी। पार्टी दैट मीन्स पॉलिटिक्स। ये कहते हैं द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द party, or you can say politics. That means those who have a political power, their status will be on the top. Those who have less political power, their status is also a little less income as compared to others. So that means आप देखो सबसे ज्यादा पावर PM, फिर CM, then MPs, then MLAs, right? इस तरीके से एक सोसाइटी चल रही है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इनका स्टेटस अलग अलग है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर देयर स्टेटस इज डिफरेंट। तो दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने। कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करके उनकी थ्योरी को कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं बोला और ना ही कार्ल मार्क्स की थ्योरी का अल्टरनेटिव दिया। इन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में एड ऑन किया कि नॉट ओनली द इकोनॉमिक but again what other two factors like status and power are, that means economic, social and political, these three, इन्हीं मॉडल को बोला जाता है, वेबर के मॉडल को इसीलिए बोला जाता है ट्रिनिटेरियन मॉडल। दैट मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों फैक्टर हैं जिनको मिला के सोसाइटी क्या हो रही है, स्ट्रेटिफाइड होती है, which will further leads to inequality and inequality further leads to stratification in the society. Clear? Trinitarian model of the Max Weber. That means इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्ल मार्क्स को और एड ऑन किया कार्ल मार्क्स की थ्योरी में और उसकी बात की कि इस तरीके से सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर। सो दैट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि क्लास दैट मीन्स इकोनॉमिक, स्टेटस दैट मीन्स सोशल और पार्टी दैट मीन्स पॉलिटिक्स, ऑल थ्री आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच फर्दर लीड्स टू क्रिएट स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ओनली वन फैक्टर दैट इज इकोनॉमिक एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर three factors which further leads to social stratification in the society. Here, यहाँ पर ये एक और बात करते हैं कि there is the one most important factor which can, all these three factors are correlated, but एक important factor वो है जो आपको other two factor को भी create करता है, that is your political factor.
एक पॉलिटिकल फैक्टर ऐसा फैक्टर है कि इफ यू हैव अ पॉलिटिकल पावर योर स्टेटस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. इफ यू हैव अ सोशल स्टेटस, if you have a political power, that means your economic strength will automatically increase. तो ये यही बात कर रहे हैं कि एक फैक्टर अगर आप कहना भी चाहें तो there is a one factor, a political factor which further create other two factors like which will give you the political power or party power, provide you a status power as well as the class power. That means social or economic power, which again further leads to create inequality in the society or which will further create or enhance stratification in the society. Clear? तो एक फैक्टर है जो अगर आप लेना चाहो तो वो आपका पॉलिटिकल फैक्टर है, वो आगे के अदर फैक्टरों को रिलेट करेगा, इंटरलिंक करेगा. और अगर आपका पॉलिटिकल पावर है तो आपकी सोशल स्टेटस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और उससे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी. क्लियर? यहां तक ये बात कर रहे हैं आपके मैक्स वेबर, राइट? तो मैक्स वेबर ने यहां तक क्लियर. देन इसके बाद मैं बात करूं आपकी डेविस एंड मोरे. द थर्ड इज, क्लियर हो रही है चीजें? इनकी बुक का नाम लिखो, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इनका बेसिकली एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ रोल एलोकेशन. Social stratification is a mechanism of role allocation. How? सोसाइटी में ये क्या होता है, आपको कुछ पर्टिकुलर रोल्स हैं, उन रोल्स को करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइप का स्किल्स, टैलेंट, ये सब होना चाहिए टू एक्वायर सच रोल. और उन रोल जब आपको पर्टिकुलर टैलेंट और स्किल आप अचीव कर लोगे तो उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. यस, जब रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको तो उन बेसिस पे आपको रोल एलोकेशन मिल जाएगा. दैट मीन्स यू वांट टू, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बिकम एन आईएएस, आपको आईएएस बनना है, ठीक है? या एक आईएएस की ड्यूटी और एक क्लर्क की ड्यूटी में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? आईएएस के लिए है तो आईएएस और क्लर्क दोनों रोल एलोकेशन हो गए, आईएएस और क्लर्क. अब आपको आईएएस बनने के लिए डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टैलेंट की जरूरत है. एक इंसान तैयारी कर रहा है आईएएस की, वो उस इंसान में अगर वो आईएएस के रोल एलोकेशन के लिए प्रॉपर उसमें स्किल्स और टैलेंट होंगे, अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको आईएएस रिवॉर्ड्स में मिल जाएगा. अगर उसके स्किल और टैलेंटेड उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, क्लर्क मिलेगा. दैट मीन्स सोसाइटी में क्या है, रोल एलोकेशन का मैकेनिज्म है. उस रोल एलोकेशन के मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए यू विल अट्रैक्ट स्किल्स, यू विल अट्रैक्ट टैलेंट एंड उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलता है. और उस रिवॉर्ड के बेसिस पे सोसाइटी में क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट होता है. ये डेविस मूरे कह रहे हैं. कैसे? आप देखो, एक तो रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आईएएस बन गया, दूसरा रिवॉर्ड के बेसिस पे एसडीएम बन गया, तीसरा रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आपका एसएचओ बन गया, चौथा रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आपका क्लर्क बन गया. अब वन अबव अदर हो गई पोजीशन, हायरार्की इज देयर, inequality is there, that will further leads to social stratification in the society. तो ये किसके बेसिस पे है? On the basis of role allocation. सिंपल सी चीज है. आपको यहाँ कोई रोल प्ले, आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप देख रहे होगे एक फैकल्टी सीनियर है, एक फैकल्टी जूनियर है, एक फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है. तो कहीं ना कहीं ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड कर रहा है पोजीशन.
किसके बेसिस पे? जो अच्छा पढ़ा रहा है उसको ज्यादा रिवॉर्ड्स है, तो वो सीनियर फैकल्टी हो गई। जो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस कम है वो किस में आ गई? जूनियर फैकल्टी। तो सीनियर और जूनियर दो तरीके से स्ट्रेटिफाइड हो गई, राइट। तो रोल एलोकेशन से उनके स्किल और टैलेंट के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड मिला, जूनियर और सीनियर, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उनको वो रोल मिल गया। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल एलोकेशन वी कैन से कि दिस इज द मेजर मैकेनिज्म ऑन द रोल एलोकेशन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ skill and talents and acquire the position on the basis of skill and talented which further given the rewards, और उसी rewards की वजह से क्या हो रहा है? आपको क्या मिल रहा है? रोल एलोकेशन, which further leads to stratified the society। तो आपकी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो रही है। क्लियर यहां तक? ठीक, यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? ठीक, देन बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट, Talcott Parsons। Talcott Parsons सोसाइटी, टालकट पार्सन कहते हैं that society is based on consensus in terms of norms, values, and those who follow the consensus leads to conformist in society। That means ये सिंपल सी ये बात कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो किस पे बेस्ड होती है? कंसेंसस पे बेस्ड है। और कंसेंसस क्या हो गया? कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। दैट मींस सोसाइटी में कुछ चीजें हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है। अगर आप सोसाइटी के उन नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को मानते हो, दैट मींस आप सोसाइटी में कंसेंसस, एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हो। दैट मींस सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन मान के यू बिकम अ कंफर्मिस्ट। और जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन मान रहा है 100%, दैट विल इंगेज इन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जो कम मान रहा है वो फिर नीचे, जो और कम मान रहा है नीचे, जो बिल्कुल नहीं मान रहा है दैट विल बिकम डेविएंस। तो सोसाइटी अगेन स्ट्रेटिफाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यही बात कर रहे हैं। टालकट पार्सन कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स, और जो उनको फॉलो कर रहा होता है वो सोसाइटी में टॉप पर होता है। दैट मींस वो किस पर होता है? टॉप पर होगा। दैट मींस वो दैट बिकम अ कंफर्मिस्ट, टॉप पर है। जो सोसाइटी के इन कंसेंसस पे नहीं आ रहा है, दैट मींस नॉर्म्स, वैल्यूज को नहीं मान रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो डेविएंट हो जाएगा। तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेटिफाइड हो गई। कंफर्मिस्ट आ गए, डेविएंस आ गए, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेटिफाइड हो रही है। क्लियर? तो ये बात कर रहे हैं कि इफ सोसाइटी इज नॉट कंसेंसस देन इट विल फर्दर लीड्स टू अगेन स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। टालकट पार्सन बात कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? देन इसके बाद एक आते हैं WL वार्नर। WL Warner has given the approach or is on the basis of reputation approach. Reputation approach, that too from the point of view of third party. Third party. Reputational approach and it is based on the third party. कैसे? समझो। WL Warner, फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं ना? WL Warner reputation approach. Reputation approach, it is on the basis of third party. कैसे थर्ड पार्टी? ये बोलते हैं सोसाइटी ऐसे भी स्ट्रेटिफाइड होती है। कैसे? कि जैसे मैं हूं, रेपुटेशन अप्रोच। अब पीपल वांट टू नो अबाउट मी, तो मेरे लिए अब मेरे को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं वो, जिसको मेरे बारे में जानना है। सपोज शी वांट टू नो अबाउट मी।
इन्होंने मेरे बारे में मेरे लिए इनसे ओपिनियन पूछा, डिफरेंट आएगा। इन्होंने मेरे बारे में इनसे ओपिनियन पूछा, डिफरेंट आएगा। इन्होंने मेरे बारे में आपसे ओपिनियन पूछा, दैट मींस थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी में जिसके बारे में जाना जा रहा है, सेकंड पार्टी जो मेरे बारे में जान रही है, और थर्ड पार्टी जिनसे ये मेरा ओपिनियन ले रही है, राइट। तो मेरी रेपुटेशन के बारे में ये थर्ड पार्टी से जान रही है, तो उसके बेसिस पे भी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो रही है, क्योंकि इन्होंने जब जाना तो मेरे लिए इनसे 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 डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन निकलेगा। तो अब ये ओपिनियन कौन सा मानेंगी, अब निकला सबसे, और इन सबसे इन्होंने एक ओपिनियन इनसे मान लिया, ठीक है। दूसरा पर्सन आया, उसने मेरे लिए एक पर्सपेक्टिव इनसे तैयार कर लिया। तीसरा ओपिनियन आया, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव इनसे तैयार कर लिया। तो एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो मैं किस में आ गई, अपर क्लास में। दूसरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं आई मिडिल क्लास में। तीसरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं आई किसमें, थर्ड लोअर क्लास में। दैट मींस मेरी रेपुटेशन के बेस, मेरी रेपुटेशन क्या हो गई, थर्ड पार्टी के बेसिस पे मेरी रेपुटेशन इसको स्ट्रेटिफाइड कर दिया गया। दैट इज कंसीडर एज योर WL Warner approach. So WL Warner approach, WL Warner has given the social stratification theory, or has given the concept of social stratification on the basis of reputation approach, which is based on the third party. Is it clear? यहां तक क्लियर? Next. Next is Ulrich Beck. उल्रिच बैक, उल्रिच क्या हुआ, उल्रिच बैक कह रहे हैं दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर। कैसे? वो बोल रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी उसमें लोग रिस्क नहीं लेते थे, लोग रिस्क नहीं लेते थे, इसलिए वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, कम था। ये कहते हैं बट इन मॉडर्न सोसाइटी रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई, पीपल रिस्क लेने के लिए तैयार है, और जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, विच विल ऑटोमेटिकली कैप्चर द हायर प्रोपोजिशन, राइट। जैसे कि मैं बात करूं आपकी क्लाइमेट चेंज, जैसे मैं बात करूं आपकी टेररिज्म, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर ही है। यस, किसी एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये उल्रिच फैक्टर कहते हैं कि रिस्क फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है। कि अगर कोई सोसाइटी में ज्यादा रिस्क ले रहा है किसी चीज को लेकर, तो वो एक जो देखो सिंपल सी चीज है, एक पर्सन है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बात करें, एक पर्सन ने कोई रिस्क लिया, सपोज शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इन दोनों के पास 100 रुपए हैं, इन दोनों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, इन्होंने लगा दिए, इन्होंने नहीं लगाए, इन्होंने क्या लिया, रिस्क लिया। अब अगर ये रिस्क सक्सेस हो गया तो ये टॉप पर हो गई, ये अभी लेवल सेम था, और ये डाउन चले गए, तो स्ट्रेटिफाइड हो गई। अगर ये सक्सेस नहीं हुए तो इन पे जो 100 रुपए थे वो भी चले गए, यस, फिर ये टॉप पर आ गए और ये डाउन हो गए। मतलब इनका कहना ये है कि रिस्क अप्रोच इज वन ऑफ द मेजर रीजन, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन हाई है। क्लियर यहां तक? क्या टेररिज्म की वजह से जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन नहीं मान रहे हैं, डेविएंट बिहेवियर करेंगे, डेविएंट बिहेवियर करेंगे तो सोसाइटी में उनका स्ट्रेटा अलग हो जाएगा। अब टेररिज्म में भी देखो डिफरेंट स्ट्रेटिफाइड, एक नॉर्मल, एक हो गए क्रिमिनल छोटे मोटे, एक हो गए बड़े क्रिमिनल, एक हो गए प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल, एक हो गए नेशनल लेवल। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या चल रहा है, रिस्क, जो जितनी ज्यादा रिस्क ले रहा है उतना ज्यादा उनका स्टेटस
चेंज होता जा रहा है, राइट। सो दीज आर सम फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स गिवन बाय उल्ड्रिच बैग, कि उल्ड्रिच बैग कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर इज वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से सोसाइटी बिकम स्ट्रेटिफाइड व्हिच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? देन नेक्स्ट इज पीटर सॉन्डर्स। पीटर सॉन्डर्स बेसिकली क्या कहते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स की जो थ्योरी है। मार्क्स कहते थे इक्वलिटी ऑफ आउटकम को। मार्क्स सोसाइटी में कह रहे थे कि सोसाइटी में मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था, मार्क्स ने ये भी कहा था कि आप जो सोसाइटी में लोग हैं उनको इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बात की थी इन्होंने, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। मार्क्स कह रहे थे कि देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी को कोई रिवॉर्ड दे रहे हो तो आप इक्वलिटी, यू शुड फॉलो इक्वलिटी ऑफ आउटकम, कि सबको बराबर रिवॉर्ड्स दो। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप दिवाली पे बोनस देते हो, तो दिवाली पे बोनस डजंट मैटर कोई छोटा है पोजीशन में कोई बड़ा है, आप सबको क्या करो, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, सबको इक्वल रिवॉर्ड, सबको इक्वल बोनस दे दो, ठीक है। पीटर सॉन्डर्स कहते हैं कि अगर आप सबको, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेजरली, कि अगर आप सबको इक्वल बोनस प्रोवाइड करोगे या इक्वल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करोगे तो टैलेंट और अनटैलेंटेड और टैलेंट और लेस टैलेंट वाले में डिफरेंस क्या रहेगा, उनको काम करने की मोटिवेशन कहां से मिलेगी। टैलेंटेड है वो तो ये सोच रहा है कि यार जिसने काम नहीं किया उसको भी बराबर रिवॉर्ड्स मिला है, जिसमें लेस टैलेंट था, जिसने काम नहीं किया, वो ये सोच रहा है मैंने तो काम नहीं किया तब भी मुझे सेम रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सोसाइटी में ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट इनजस्टिस इन द सोसाइटी, और इससे क्या होगा, सोसाइटी में क्रिएटिविटी नहीं होगी लेकिन स्ट्रेटिफाइड जरूर होगा, स्ट्रेटिफिकेशन। तो सॉन्डर्स कहते हैं कि आप क्या करो, आप सिंपल सी एक चीज फॉलो करो सोसाइटी में, कि आप क्या करो सोसाइटी में, सिंपल सी एक चीज फॉलो करो कि आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए क्या करो, जो पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट मींस सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करो, बट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड मत करो। जब आप सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करोगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मैंने सपोज सबको यहाँ पे 200 रुपए दिए कि अब अपने आप 200 से 2000 करो, जैसा भी करना है करो। अब अपने स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे इन्होंने 200 के 2000 कर लिए, ये 200 के 300, आपने 200 के 500, यस। तो हर किसी ने अपने बेसिस पे किया ना। अब इस अपने बेसिस पे जो आप कर रहे हो, दैट मींस प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी व्हिच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये इसकी बात कर रहे थे। इन्होंने मेजर क्रिटिक्स किया था मार्क्स को, कि मार्क्स कह रहे थे इक्वलिटी ऑफ आउटकम प्रोवाइड करो, ये कह रहे थे नहीं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से सोसाइटी में क्या होगा, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को कुछ ज्यादा टैलेंट कर जाएंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे, उसकी वजह से इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी, और अगेन दिस इनइक्वलिटी लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। क्लियर हुआ? पीटर सॉन्डर्स क्या कह रहे थे? पीटर सॉन्डर्स सिंपली वर्ड्स में बताऊं तो मार्क्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नॉट इक्वलिटी ऑफ आउटकम बट शुड प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये प्रोवाइड करो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अपने आप जिसमें टैलेंट क्रिएट होगा वो सब चीजें वो करते जाएंगे और सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कार्ल मार्क्स, इन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स की बात की कि इकोनॉमिक इज द सोल कॉज जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हो रहा है। देन मैक्स वेबर कह रहे थे कि नॉट ओनली द इकोनॉमिक बट सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल, दैट मींस ट्रिनिटेरियन व्यू गिवन बाय द मैक्स वेबर कि दीज आर द थ्री मेजर कॉज व्हिच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। देन नेक्स्ट इज डेविस एंड मोरे बोल रहे हैं कि देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ रोल एलोकेशन
एक रोल एलोकेशन है, रोल एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, और जब आप वो करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और रिवॉर्ड्स के बेसिस पे क्या हो जाता है, आपको रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है, विच अगेन फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी, राइट। देन उसके बाद कौन थे आपके, W.L. बार्नर। W.L. बार्नर क्या बात कर रहे हैं, दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशनल अप्रोच एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी ओपिनियन, राइट। तीसरी पार्टी जो बताएगी उसके बेसिस पे होगा। देन बात करते हैं आपके टालकट पार्सन। टालकट पार्सन बात कर रहे हैं दैट सोसाइटी इज ऑन द कंसेंसस ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और नॉर्म्स एंड वैल्यूज को जो मान रहे हैं सोसाइटी, जो कंसेंसस में आ जाएगी वो क्या, वो कंफर्मिस्ट हो जाएगी, और जो नहीं हो मानेगी वो आपकी डेविएंट हो जाएगी। तो कंफर्मिंग, डेविएंस एंड अदर्स अगेन लीड्स टू इनइक्वालिटी व्हिच फर्दर राइज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। देन बात करते हैं उल्रिच बेकर। उल्रिच बेकर कहते हैं दैट आपका रिस्क फैक्टर इज द मेजर कॉज व्हिच स्ट्रेटिफाइड द सोसाइटी। क्लियर, तो रिस्क फैक्टर इज द मेजर कॉज बिहाइंड द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो ज्यादा रिस्क लेगा, कुछ लोग हैं जो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सक्सेस और उनका फेलियर होता रहेगा, और सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर। देन इसके बाद आते हैं पीटर सॉन्डर्स। पीटर सॉन्डर क्रिटिसाइज द कार्ल मार्क्स by saying, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे थे कि इक्वलिटी ऑफ आउटकम, दैट मींस वी शुड प्रोवाइड इक्वल रिवॉर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टैलेंट एंड वर्क, बट ये बोल रहे थे नहीं, यू शुड प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देके जो जो काम अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो अपने काम को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी करेंगे उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, और सोसाइटी में अगेन इनइक्वालिटी क्रिएट होगी एंड सोसाइटी बिकम स्ट्रेटिफाइड इन द society become stratified, which further leads to social stratification in the society. Clear यहाँ तक? Yes. फेमिनिस्ट नहीं है ये, आपके आएंगे फंक्शनलिस्ट, तीनों फंक्शनलिस्ट आएंगे, फेमिनिस्ट अभी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट से नहीं, इनके जो बेसिक जो कोर वो है, कोर में हमने आपको क्या बताया, कोर में मैंने आपको बताया कि देयर आर ओनली 6 थिंकर इन योर सिलेबस, तो उन 6 का तो कोर आप जानो, बाकी का जानने के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ चार्ट जिसमें आपको पूरा इनका बैकग्राउंड नहीं जानना। पीटर सॉन्डर्स 2-4 बार और रिपीट होगा, यू डोंट नीड टू नो कि पीटर सॉन्डर्स का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या था, नहीं, बट अगर मैं कह रही हूँ इफ आई एम सेइंग द पीटर सॉन्डर इज फंक्शनलिस्ट, तो इससे क्या एनालिसिस किया जा सकता है कि पीटर सॉन्डर्स का कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो भी चीज है विच इज इनएबिटेबल एंड विच इज फंक्शनल इन द सोसाइटी विच फर्दर लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। यस, फंक्शनलिस्ट। अगर मैं बोलूं आपको कि सपोज देयर इज अ थिंकर दैट इज कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव, तो उससे क्या निकालोगे, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गई, वो कि वो बोल रहे हैं कि मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच मार्क्स नहीं है। हाँ, यस, तो वो आपके क्या हो जाएंगे कि सोसाइटी में ये क्योस क्रिएट करेगा, इट इज विल क्रिएट क्योस इन द सोसाइटी व्हिच फर्दर लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर। देन आएंगे आपके स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, वो बोलते हैं कि सोसाइटी में फंक्शनल तो है लेकिन हर काम को करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है व्हिच विल लीड्स टू स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। ठीक है, जैसे कि मर्टन और टालकट पार्सन, मर्टन हाँ और टालकट पार्सन, वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये है जो बात करेंगे कि हाँ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। फिर आएंगे कुछ स्कॉलर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की भी बात करेंगे, राइट, जैसे सोरोकिन वगैरह है, दे टॉक अबाउट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कि सोसाइटी में आई विल गिव यू द नेम, प्रॉपर चार्ट प्रोवाइड करूंगी पेपर 1 के एंड तक, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि कौन कौन से क्या है। वैसे आपको पता है ये सारे, बट स्टिल आई प्रोवाइड यू अ चार्ट। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि क्या, तो ये बोलते हैं कि सोसाइटी में हर कोई, पहले क्या होता था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में क्यों क्रिएट हुआ, आप देखो जितने भी स्कॉलर्स थे स्टार्टिंग में,
इन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या फीमेल के पर्सपेक्टिव से कभी चीजों को पढ़ा ही नहीं। मेल जो थे, तो ये एक चीज तो ये भी शो करता है कि सोचो इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन अदर कंट्रीज पेट्रियार्की किस लेवल की थी कि वो फीमेल की वैल्यू थी ही नहीं कहीं। द स्टेटस ऑफ फीमेल वाज वेरी लो, कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी फीमेल को कि उनके पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखा जाए या पढ़ा जाए। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सोसाइटी में फीमेल ने एक अपनी नई प्लेस बनाई, तब जाके कुछ फीमेल सोसाइटी में क्रिएट हुई। उन्होंने बोला कि हमारा एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, वी आर ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ सम परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी, तो हमारे पर्सपेक्टिव से भी सोसाइटी को पढ़ो। तो उन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो स्कॉलर्स को लगा कि अब 19th सेंचुरी, इवन इन 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ फीमेल पर्सपेक्टिव, कि 20th सेंचुरी से कि अब फीमेल के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फीमेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी बट ऑल्सो इन अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कंट्रीज ऑल्सो। तो इसलिए फिर फीमेल पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ, कंसिडर एज फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमारे अंदर एक बहुत, चलो ये फीमेल की डिबेट तो हम बाद में करेंगे, यहां तक क्लियर? ठीक है, देन क्या हमने डिफरेंस किया था अभी तक द क्लास वेबर और कार्ल मार्क्स का? मैक्स वेबर में डिफरेंस नहीं किया ना। बोथ हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास, कार्ल मार्क्स as well as Max Weber. Karl Marx as well as the Max Weber both have given the concept of the class, right? क्लास वाई कार्ल मार्क्स एंड क्लास वाई मैक्स वेबर। समझो, हम बात करें कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास किससे क्रिएट हो रही थी? देयर इज ओनली अ वन फैक्टर, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर, कि देयर इज ओनली वन फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसकी वजह से क्लास हैज बीन क्रिएटेड। तो दैट मीन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द बेसिस ऑफ द क्लास इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। According to Max Weber, Trinitarian model, that means class has been created. Sorry, that means class तीन फैक्टर से क्रिएट हो रही है, एक तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों ही फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास हैज बीन क्रिएटेड, राइट? देन ये बात कर रहे थे क्लास की वजह से दो तरीके की क्लास क्रिएट हो जाती है, वन इज हैव्स एंड सेकंड इज हैव्स नॉट। यस, ये बात कर रहे थे कि क्लास में फोर टाइप्स ऑफ क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड, नेम लिख लेना उनके, पिटी बुर्जुआ, मैनुअल वर्किंग क्लास, प्रॉपर्टीड क्लास एंड प्रॉपर्टीड अपर क्लास एंड प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर क्लास। ठीक है, ये दो टाइप की क्लास की बात कर रहे थे और वो चार टाइप की क्लास बात कर रहे थे। यहां पे ये क्या कह रहे थे? This class is only form of stratification. ये बोल रहे थे ना कि सिर्फ क्लास इज द ओनली फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या बोल रहे थे? नॉट ओनली क्लास बट स्टेटस एंड पार्टी आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। Not only class but status and party are also the form of social stratification. Yes, यहाँ पे Karl Marx talking about that there is a polarization of multiple classes. That means कई सारी क्लासेस हैं, धीरे धीरे उन क्लासेस का पोलराइजेशन हो रहा है। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं तभी तो विच फर्दर क्रिएट टू क्लासेस, वन इज ओनरशिप एंड अदर वन इज नॉन ओनरशिप। तो क्लास का पोलराइजेशन हो रहा था, राइट? यहाँ पे देयर इज नो एविडेंस कि इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं, पोलराइजेशन एंड ऑल। मैक्स वेबर ने इसकी बात नहीं की थी।
यहां पे क्या था कार्ल मार्क्स का, अगर कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या कह रहे थे, कार्ल मार्क्स का सारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चल रहा था, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक था ना, और यहाँ पे नॉट ओनली फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बट टैलेंट भी था, स्किल्स भी थे, इसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट एक्सचेंज, मार्केट वैल्यू, ये सब चीजें भी थी। यस, तो यहाँ पे क्लास किससे बन रही थी, ओनली ऑनरशिप और नॉन ऑनरशिप, दैट इज ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। बट अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर सीज इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, वैल्यू ऑफ स्किल्स, मार्केट एक्सचेंज, इन सब पे वेबर देख रहे थे, राइट। यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे, कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि प्रोलेटेरिएट सारे एक हो जाएंगे, और जब प्रोलेटेरिएट एक हो जाएंगे तो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन होगा तो एक टाइम पे क्या होगा, आने वाले टाइम पे सोसाइटी में क्या हो जाएगा, सोशलिज्म क्रिएट होगा, मतलब सोसाइटी कैसी हो जाएगी, क्लासलेस, और यू कैन से इक्वलिटी सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी। लेकिन मैक्स वेबर रीयूनाइट और यूनाइट वाली ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं। मैक्स वेबर ने तो ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाला ही नहीं, तो ये कंक्लूजन किससे, कौन निकाल रहे थे, कार्ल मार्क्स निकाल रहे थे कि सोसाइटी क्या हो जाएगी, सोसाइटी फिर से रीयूनाइट हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग, एक बार लिख लो फिर बताते हैं। अब मुझे चलो पहले समझो, लिख लिया, आई एम रिपीटिंग इट। क्लास के बारे में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दोनों बात करते हैं। कार्ल मार्क्स जहां बात कर रहे हैं द क्लास का मेन बेस क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वही मैक्स वेबर कह रहे हैं कि नॉट ओनली इकोनॉमिक बट सोशल, पॉलिटिकल आर आल्सो अदर फैक्टर टू क्रिएट द क्लास। देन कार्ल मार्क्स कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये बोल रहे हैं नहीं, फोर टाइप्स ऑफ क्लासेस आर देयर, क्लियर। देन कार्ल मार्क्स कहते हैं दैट क्लास इज द ओनली फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कार्ल मार्क्स ने तो यही बोला था। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट मैक्स वेबर कहते हैं दैट नॉट ओनली क्लास, बस स्टेटस के बेस पे भी क्रिएट होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एंड पार्टी यानी पॉलिटिक्स के बेसिस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट होता है, ठीक है, अब समझ आ रहा है ना। देन ये कह रहे थे कि क्लासेस बहुत सारी थी, उसमें पोलराइजेशन हुआ और दो क्लास जनरेट हुई, इस तरीके की कोई भी बात ये नहीं कर रहे हैं कि पोलराइजेशन हुआ, ठीक है। देन ये कह रहे हैं कि ये जो क्लास है, ऑनरशिप, नॉन ऑनरशिप, ये क्या थी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं, साथ में टैलेंट भी है, स्किल्स भी है, मार्केट वैल्यू भी है, सब कुछ है, उसके बेसिस पे भी ये सब चीजें फाइंड की जाती हैं, राइट। देन ये कह रहे थे कि जो दो तरीके की क्लास थी ना, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, तो प्रोलेटेरिएट क्लास आपस में क्या हो जाएगी, रीयूनाइट करेगी, रीयूनाइट करेगी तो फिर क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन होगा तो आगे सोसाइटी कैसी हो जाएगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी, सोसाइटी सोशलिज्म आ जाएगा, दैट मींस इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये क्या कह रहे थे मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने इस तरीके की रीयूनाइट और रिवॉल्यूशन इस तरीके की बातें नहीं की थी, क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन द कार्ल मार्क्स एंड वेबर ऑन क्लास, इज इट क्लियर। देखो हर चीज को समझाने का एक टाइम होता है, अब ये मैं वही समझाती तो आपको ये समझ ही नहीं आता कि क्लास थी क्या, क्लास स्ट्रगल में समझ गए थे कार्ल मार्क्स का, वेबर का अब समझ लिया स्ट्रेटिफिकेशन में, अब दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कोई आपसे पूछ ले क्रिटिकली एनालिसिस कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या आप उसको कर सकते हो क्रिटिक्स। अब आप पूछोगे कि मैडम कहाँ है क्रिटिक्स, बाकी के सारे स्ट्रेटिफिकेशन उसके क्रिटिक्स हो गए, पीटर सॉन्डर्स एंड ऑल, ठीक है। देन मैं बात करूं आपसे वेबर का पूछे तो बाकी के सारे हो गए, सिमिलरली किसी का भी पूछे आपसे तो बाकी सारे उसके क्या हो जाएंगे, क्रिटिक्स हो जाएंगे, क्लियर यहाँ तक।
So our topic theory of social stratification has been completed here. One topic is clear. कोई doubt? नहीं? ठीक. Let's begin with another topic. Five-minute break, then we will continue. Topic. यूनिट तो आज ही स्टार्ट हुई है. बताते हो कौन सा? मोबिलिटी. टॉपिक मतलब मैं समझी नहीं क्या कह रहे हो. अब कौन सा टॉपिक करेंगे? हाँ, मोबिलिटी कर लेते हैं. मोबिलिटी भी है, बाकी आपके सम कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूजन, ये भी है. इसके अलावा आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. कल तो आए थे ना, कल तो मैंने पूरा यूनिट का सारा टॉपिक डिस्कस किया था ना, लिखवाया था. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, on the basis of ethnicity, on the basis of caste, on the basis of status, on the basis of gender, ये भी है. तो today we will start mobility. In next class other two कर लेंगे. कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन देखते रहिए. हाँ, no problem. Next class और I think next to next class you will get the handout of this unit. आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने सिचुएशन के हिसाब से जब देख पा रहे हैं. अभी कैसी है हेल्थ? हुआ कैसे? फिजियोथेरेपिस्ट कोई अच्छा लो, उससे हेल्प मिलेगी काफी. कितने टाइम बोला है, कितना टाइम तक बोला है? महीने 2 महीने. करो उस चीज को और उस पर वेट मत लो. मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी मीन्स
the movement of individual or group across the stratification structure. That means it involves the change in position. You can say that when an individual moves from one position to another, or you can say the movement of individual or group across the stratification structure consider as mobility. जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल एक ग्रुप एक प्लेस से दूसरे ग्रुप दूसरे प्लेस पे मूव करता है, दूसरी पोजीशन पे मूव करता है, then it is considered as mobility, right? There are different types of mobility. Before that, as per Karl Marx क्या कहते हैं? Karl Marx is a conflict perspective. तो मार्क्स हमेशा कहते हैं that high rate of social mobility, or you can say the high rate of mobility leads to reduced solidarity in the society. अगर लोग ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे, मोबिलिटी करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा? सोसाइटी में सॉलिडरिटी रिड्यूस होगी. जब सॉलिडरिटी रिड्यूस होगी तो सोसाइटी में क्या होगा? chaos होगा, conflict होगा. That means which further leads to disintegration in the society. तो normlessness, हाँ, you can say. That means according to Karl Marx, high rate of social mobility will weaken the class solidarity. ठीक है? Similarly, टालकट पार्सन क्या बात कर रहे हैं मोबिलिटी पे? किसकी? मार्क्स वाली. कार्ल मार्क्स कंसीडर दैट हाई रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी will weaken class solidarity. High rate of social mobility will weaken class solidarity. सिंपल सी चीज है. आप सोचो एक पर्टिकुलर क्लास है, क्लास A1. अब इनमें अगर मोबिलिटी है तो लोग ऊपर नीचे मूव करेंगे, डिफरेंट पोजीशन, तो आपस में इनकी जो बॉन्डिंग है, दैट मीन्स आपस में जो सॉलिडरिटी, यूनिटी है, वो वीक होगी. जब वो वीक होगी तो उससे सोसाइटी में क्या होगा? क्योस क्रिएट होगा. ये क्योस क्या लेकर आएगा? सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट और कन्फ्लिक्ट. यही तो कार्ल मार्क्स का एसेंस था, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. रिलेट कर पा रहे हो चीजों को या नहीं? है ना? देन टालकट पार्सन कह रहे हैं कि पीपल मूव, मोबिलिटी जब करते हैं तो मोबिलिटी से क्या होता है? यहाँ पर लोग मोबिलिटी करेंगे और अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस, मतलब अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग वो उनकी मोबिलिटी अपग्रेड और डाउनग्रेड होती जाएगी. तो अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उनकी स्किल्स है, टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को ले लेंगे. दैट मीन्स वो उन रोल को फिट होंगे जो रोल उनके टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पे क्लियर होंगे. एक लाइन लिखो, मोबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, पार्सन बोल रहे हैं, मोबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ process of differentiation in society and role filling by those who suit them most. क्लियर? देन बात करें ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी. ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी. इन ट्रेडिशनल सोसाइटी मोबिलिटी इज लेस, बट इन मॉडर्न सोसाइटी मोबिलिटी इज हाई. In traditional society, closed strata is there. In modern society, open strata is there. यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी में मोबिलिटी लेस क्यों है? बिकॉज देयर इज अ क्लोज स्ट्रेटा, राइट? तो क्लोज स्ट्रेटा में आपकी मोबिलिटी कम रहेगी, राइट? इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा था? रिजिड सिस्टम इज देयर.
बट इन मॉडर्न सोसाइटी द सिस्टम इज फ्लूइड, तो फ्लूइड सिस्टम है, तो फ्लूइड सिस्टम बिकम ओपन स्ट्रेटा, और उसी की वजह से क्या है वहां पे हाई मोबिलिटी है, राइट। इसीलिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में जैसे हम बात करें, नॉट ओनली ट्रेडिशनल, जनरल बात करें, एम एन श्रीनिवास हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, राइट। तो उसमें वो क्या कहते हैं, दे टॉक अबाउट द मोबिलिटी, कैसे द संस्कृताइजेशन मींस द लोअर कास्ट try to adopt the culture, practices, customs of upper caste to raise their status in the hierarchy, or to raise their social status in the hierarchy, consider as sanskritization. That means जो लोअर कास्ट है वो क्या करती है, अपर कास्ट के कल्चर को अडॉप्ट करना की कल्चर और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, जिससे क्या हो, उनको जो अपर कास्ट है अपने सेम लेवल का समझे और वो अपने स्टेटस को बढ़ा पाए, राइट। तो ये भी एक तरीके से क्या हुई, मोबिलिटी हुई। मोबिलिटी क्या था, चेंज इन देयर पोजीशन, तो उनकी पोजीशन चेंज हुई। पहले क्या थे, लोअर कास्ट और उनको अनटचेबल भी बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम उनकी पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द संस्कृताइजेशन। सो इन मॉडर्न टाइम्स संस्कृताइजेशन इज पॉसिबल, राइट, बट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी संस्कृताइजेशन इज लिटिल टफ। दैट इज व्हाई आंद्रे बेथले कहते हैं कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन, देयर वर अ क्लोज सिस्टम, एंड इन क्लोज सिस्टम दिस मोबिलिटी इज लिटिल रिजिड और डिफिकल्ट। यस, आंद्रे बेथले कंसीडर दैट ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज अ क्लोज सिस्टम, तो वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट था। जैसे कि मैं बात करूं आपकी कास्ट सिस्टम, तो स्ट्रेटिफाइड तो थी सोसाइटी, लेकिन वहां पे मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। Andre Betle. Clear? Then type, what are the causes of the mobility? What are the major cause of the mobility? बताओ क्या जनरल causes हो सकते हैं mobility के? Yes, globalization, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स, एजुकेशन, स्किल्स, टैलेंट्स, यस, एजुकेशन सिस्टम, स्किल्स, टैलेंट्स, टेक्नोलॉजी, cultural differences or cultural aspects, environmental changes, law and constitution। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया आपको, रिजर्वेशन, यस, SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन फॉर SC/STs, तो उसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिला। एट्रोसिटीज कम हुई, जब एट्रोसिटीज कम होंगी तो वो अपना स्टेटस चेंज कर पाएंगे। यस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेटाइजेशन, सेकुलरिज्म, these are some major factors, on the basis of that we can say कि these are the major causes behind the mobility। कल्चरल फैक्टर्स ऐसे हो गया दैट डिसंस्कृताइजेशन हो रहा था। कल्चरल एक्सपेक्ट, जैसे आज के टाइम पे संस्कृताइजेशन आ गया ना, यहाँ पे कल्चरल एक्सपेक्ट संस्कृताइजेशन, जो आपके लोअर कास्ट पीपल्स थे वो क्या कर रहे थे, संस्कृताइजेशन फॉलो कर रहे थे। दैट मींस अगर लोअर कास्ट अपर क्लास की जगह साफ सुथरा रहना स्टार्ट करें, राइट, यही चीज तो थी। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कैसे हुआ, डिस्क्रिमिनेशन ऐसे क्रिएट हुआ कि जो मीनियल जॉब्स थे वो कौन कर रहे थे, लोअर कास्ट कर रहे थे। जैसे एनिमल की टैनिंग वगैरह ये सब चीजें वो कर रहे थे, तो उनके घर भी गंदे थे, उनके घरों में से स्मेल आती थी क्योंकि वो काम वही कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको और डिस्क्रिमिनेट किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों वाले और अपर कास्टों वाले कल्चर को अडॉप्ट किया, कल्चरल एक्सपेक्ट। जैसे उन्होंने एनिमल्स मीट से रिलेटेड काम करना बंद कर दिया,
उन्होंने मीट खाना बंद कर दिया। जब खाना बंद कर दिया तो उनका स्टैंडर्ड चेंज हुआ। कैसे? उनके घरों में एनिमल नहीं कटेगा, आपको स्मेल भी नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी तो साफ घर होगा, साफ घर होगा तो उन्होंने कपड़े वपड़े भी उनका डिफरेंस, क्योंकि वर्क उन्होंने चेंज कर दिया ना। जब वर्क चेंज कर दिया तो कल्चरल एक्सपेक्ट सारी चीजें उनकी बदली कि नहीं बदली। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सपेक्ट इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपेक्ट, जिसकी वजह से सोसाइटी में मोबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी। First is horizontal and vertical mobility. Horizontal mobility means you can say moving within the same order or same status. That means horizontal mobility, that means here I am moving in the same order or same status. That means यहाँ पर मैं टीचिंग कर रही हूँ सोशियोलॉजी, राइट? मैं किसी और इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया और वहां पर भी मैं टीच कर रही हूँ सोशियोलॉजी, तो क्या मेरे स्टेटस में चेंज आया? नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया। मतलब पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में थी, नाउ आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी पोजीशन चेंज हो गई यहाँ से वहां। यस, दैट इज कंसीडर एज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी मींस कि वर्टिकली, दैट मींस चेंज इन योर स्टेटस, आपका स्टेटस और पोजीशन में चेंज हो जाए। अभी आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी, राइट, विद एक्सपीरियंस, पहले आई ज्वाइंड एज एन एक्सपर्ट, with experience I become faculty, with experience I become senior faculty. Yes, that means vertical mobility is there. Example, bureaucracy में promotions होते हैं, तो promotion is considered, promotion और demotions both, तो they are considered as a vertical mobility, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्रमोशन हो जाएगा। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो आपको निगेटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपका क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा। तो वर्टिकल मोबिलिटी में ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी क्या हो गया? अपवर्ड मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी आपका हो गया प्रमोशन एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी आपका हो गया डिमोशन। क्लियर? सो फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी move within same order, vertical mobility move in different position, and it is of two types, upward mobility and downward mobility. Upward mobility you will get promotion, and in downward mobility your position, your rank will be degrade, that means a demotion, right? Example, bureaucracy. Clear? क्या? Sorry, hierarchy क्या? मोबिलिटी, हाँ, हेरारकी में पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है। यस, हेरारकी भी कह सकते हो, लेकिन मोबिलिटी वर्ड ज्यादा बेटर है यूज करना क्योंकि मोबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है? देन नेक्स्ट इज इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्राजनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। इंट्राजनरेशनल मींस यहां पे बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर अ पर्टिकुलर पोजीशन, यू कैन से इंडिविजुअल सोशल स्टेटस हैज बीन चेंज। फॉर एग्जांपल इंट्राजनरेशनल, दैट अभी राइट नाउ अ पर्सन इज वर्किंग एज अ वर्कर इन द फैक्ट्री, बट विथ टाइम दिस वर्कर उसी सेम फैक्ट्री में हैज बीन चेंज्ड इनटू फैक्ट्री मैनेजर। तो उसके वजह से इसका क्या हुआ? विथ टाइम सोशल स्टेटस हैज बीन चेंज्ड। यस, सो दैट इज कंसीडर एज आपका इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी। देन इंटरजनरेशनल मोबिलिटी मींस अ सन ऑफ रिक्शा पुलर बिकम एन IAS,
तो फादर क्या थे, फादर इज रिक्शा पुलर और उनका बच्चा क्या बन गया, आईएएस। तो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो गई, इसकी वजह से इनका सोशल स्टेटस विल इंप्रूव अगेन। यस, तो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, so intra-generational and intergenerational mobility. Clear? Intergenerational clear? Next. Absolute and relative mobility. Absolute and relative mobility. Absolute and relative mobility means absolute mobility. Absolute mobility means change in actual position. Change in actual position is considered as absolute mobility. That means अगर किसी पर्सन की आप इनकम को, सपोज किसी पर्सन 2000 कमा रहा है, आपने उसकी इनकम अचानक से 50,000 कर दी, ठीक है, या एक्चुअल पोजीशन, यहाँ पे पर्सन बिल्कुल ही मतलब सम यू कैन से बेगर, और बेगर से दे बिकम रिच, लॉटरी लग गई, तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट मोबिलिटी हो गई उसकी। देन रिलेटिव मोबिलिटी, रिलेटिव मोबिलिटी मींस पर्सन की सिचुएशन बेटर थी बट विथ टाइम उस पर्सन की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट तो हुआ, बट यहाँ पे जब रिलेटिव की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन, बट एज कंपेयर टू अदर्स उसकी सिचुएशन आज भी क्या है, पुअर है, मतलब रिलेटिवली इट इज पुअर। फॉर एग्जांपल सपोज टुडे माय इनकम इज 20,000, ठीक है, विथ टाइम मेरी इनकम क्या हो गई 40,000, लेकिन अभी भी रिलेटिवली कंपेयर कर रही हूं मैं किसी और से, तो मेरी इनकम रिलेटिवली क्या है, कंपैरिजन में लो ही तो है, तो रिलेटिवली मोबिलिटी है कि मोबिलिटी तो हुई है लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स मे बी मेरी मोबिलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है। सो एब्सोल्यूट मोबिलिटी दैट मींस एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन, एंड रिलेटिव मोबिलिटी जहां पे विद कंपैरिजन टू अनदर पर्सन आपकी मोबिलिटी क्या हो रही है, रिलेटिवली मोबिल है, मतलब आपकी मोबिलिटी में कोई प्रमोशन और कोई भी चीज नहीं है एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। नेक्स्ट बात करें अपन, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ इज कंटेस्टेड एंड स्पॉन्सर मोबिलिटी। Next is contested and sponsors mobility. Sponsors mobility. Sponsors mobility means due to outside support. किसी outsider support की वजह से आप क्या कर रहे हो, mobility, or you can say you change your position from outside support. Then it is considered as स्पॉन्सर्स मोबिलिटी। स्पॉन्सर नाम से क्लियर हो रहा है ना कि आपने अपना बिजनेस बढ़ाया, किसी ने आपको स्पॉन्सर्स कर दिया है ना, उसकी वजह से आपने अपना बिजनेस बढ़ा लिया और आप कौन बिजनेस टाइकून बन गए, तो दैट इज कंसीडर एज योर स्पॉन्सर मोबिलिटी। एग्जांपल, गवर्नमेंट ने आपको रिजर्वेशन दे दिया और उस रिजर्वेशन से आपने मोबिलिटी ले ली, यस, आपकी मोबिलिटी में इंक्रीमेंट इंक्रीज हो गई, आपकी मोबिलिटी चेंज हो गया, आपका स्टेटस, so that is considered as sponsor mobility. Contested mobility, contested mobility you can say कि आप किसी भी चीज में कॉन्टेस्ट कर रहे हो अपने बलबूते पे, that means competition you can say, open competition you can say, merit base, yes, ओपन कंपटीशन और मेरिट बेस पे आप अपनी मोबिलिटी लेकर आ रहे हो, सोसाइटी में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, देन इट इज कंसीडर एज कंटेस्टेड मोबिलिटी। क्लियर? एंड द लास्ट वन, यहां तक क्लियर? द लास्ट वन, क्लोज्ड एंड ओपन मोबिलिटी। क्लोज्ड एंड ओपन मोबिलिटी। Closed mobility that means a system is very rigid
जहां पर मोबिलिटी इज थियोरेटिकली इम्पॉसिबल, जहां पे बहुत सारे बैरियर्स हैं, जहां पर इट इज एक्सक्रिप्टिव इन नेचर, स्टेटस जो है वो बाय बर्थ फिक्स है। एग्जांपल कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज्ड मोबिलिटी, वहां पर मोबिलिटी न के बराबर है। दैट मीन्स देयर आर हायर बैरियर्स आर देयर, strict rules and regulation, ascriptive status, rigidness is there, that is considered as your closed mobility, right? Example, caste system. Open system, there are no barriers, system is fluid, right? तो वहां पर क्या है, आपकी मोबिलिटी होना इजी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अगेन से ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज अ ओपन सिस्टम, तो वहां पर आप इजिली मूव कर सकते हो। एग्जाम्पल यू कैन हियर से संस्कृताइजेशन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तो वहां पर भी क्या है, आपका मोबिलिटी बहुत इजी है, यहाँ पर कोई नॉर्म्स वगैरह नहीं है, वो सब चीज है। जैसे पॉलिटिक्स हो गई, एजुकेशन हो गया, यहाँ पे क्या है, अच्छा पढ़ोगे, टॉप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये सब क्या है, सिस्टम ओपन। कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, इन ओपन मोबिलिटी ट्रीट्स इंडिविजुअल इक्वली, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, विच फर्दर लीड्स टू ओपन मोबिलिटी। क्लियर? So there are 5 types of mobility. The first is horizontal and vertical mobility. Second is relative and absolute mobility. Third is closed or open mobility. Fourth is vertical and horizontal mobility. And the fifth is contested and sponsored mobility. Is it clear? And intergenerational and intragenerational mobility. हाँ जी. बोथ आर द सेम, बट एक माइन्यूट डिफरेंस कह सकते हो, मतलब क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं है, बट चूंकि हम वर्टिकल मोबिलिटी में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों है, इंटरजनरेशन में डाउनवर्ड नहीं है। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर यहां तक? देन व्हाट आर सम वेरियर्स in the mobility? What are some barriers in the mobility? कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोबिलिटी होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो रोकते हैं? What are those barriers? First, the unequal distribution of resources. अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो रहा है, वी ऑल आर अवेयर दैट ओनली सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल द मोर देन 50% ऑफ रिसोर्सेज. यस, सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. देन एलीट क्लास वर्सेस दलित. देन क्लास ऑफ ओरिजिन स्टिल मैटर्ड, कि आप किस क्लास में इमर्ज हो, किस क्लास से हो, ये मैटर आज भी करता है. सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, लोग मोबिलिटी करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते. सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन ऑफ प्यूपिल, एस्पिरेशंस. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप किसने दिया था? मर्टन. तो रेफरेंस ग्रुप की कौन सा आपका रेफरेंस ग्रुप है, कौन सा नहीं है, ये भी मैटर करता है. एंड इसके मैटर से क्या होती है, वर्टिकल एंड इसके वजह से क्या होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी. यस, राइट. देन एजुकेशन, अनइक्वल इनएक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल. तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से यू कैन से कि यहां पर क्या हो रहा है, ये सारे फैक्टर जिसकी वजह से हमें मोबिलिटी में बैरियर क्रिएट हो रहे हैं. राइट नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करते हैं. बताइए, what are the consequences
ऑफ मोबिलिटी। पॉजिटिव की बात करें तो बताओ क्या क्या होंगे मोबिलिटी से? इट विल क्रिएट इक्वलिटी, ठीक है, सॉरी, एलिनेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। इट विल इंप्रूव द सोशलाइजेशन और यू कैन से इट विल डिक्रीज द एलिनेशन, ठीक है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो क्रिएट, इट विल ऑल्सो इनहेंस द क्रिएटिविटी एज वेल एज इफिशियंसी। होगा कि नहीं होगा? इट विल इनहेंस द क्रिएटिविटी एज वेल एज इफिशियंसी, राइट। और क्या होगा? कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सारे कल्चर, मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो कल्चर भी तो आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कल्चरल होमोनाइजेशन। और जब डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, मोबिलिटी हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है। एंड हाई मोबिलिटी लीड्स टू कोहेजन इन द सोसाइटी, तो उससे क्या होगा? सोसाइटी में नक्सलिज्म, टेररिज्म, वॉर लाइक सिचुएशन ये नहीं होंगी। सॉलिडरिटी विल इंप्रूव, यस, सॉलिडरिटी इंप्रूव होगी। राइट। निगेटिव क्या क्या होगा? देयर इज ऑल्सो अ हाई चांस दैट इट विल क्रिएट chaos इन द सोसाइटी, क्योंकि आप जिस उसमें मोबिलिटी में जाना चाह रहे हैं, जिस स्टेटस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, वहां आपका अडॉप्शन नहीं होगा, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट chaos इन द सोसाइटी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज सुसाइड रेट, सुसाइड रेट, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द फैमिलीज। मोबिलिटी हो रही है तो न्यूक्लियराइजेशन भी हो। Disintegration, or you can say there is a possibility of stress and weaken the social bond. स्ट्रेस एंड सोशल बॉन्ड कैसे? कि सोसाइटी में आप जो सोसाइटी को छोड़ रहे हो मोबिलिटी के लिए, तो वहां से आपकी क्या हो गई? उन लोगों में स्ट्रेस आ गया, और फिर जो आपका सोशल बॉन्ड था, जो आपका मेंबरशिप ग्रुप था, वहां से सोशल बॉन्ड आपका डिक्रीज हो गया, टूट गया, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हुए? निगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो दीज आर सम निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज विथ रिस्पेक्ट टू मोबिलिटी। क्लियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोबिलिटी? There are some case studies with respect to mobility. For example, the one is Wilkinson. विल्किंसन, इनका नाम लिखो पूरा, विल्किंसन इन देयर स्पिरिट लेवल, विल्किंसन इन देयर स्पिरिट लेवल, डैश करके लिखो, वाई ग्रेटर इक्वलिटी, वाई ग्रेटर इक्वलिटी मेक सोसाइटी स्ट्रॉन्गर, मेक सोसाइटी स्ट्रॉन्गर, concluded that there is a relationship between high social inequality, and low social mobility, That means ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां सोसाइटी में हाई इनइक्वालिटी है, वहां सोसाइटी में क्या है? मोबिलिटी लो है। जिस सोसाइटी में इक्वालिटी
हाई है, उस सोसाइटी में मोबिलिटी इजी है। लेकिन जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी हाई है, उस सोसाइटी में मोबिलिटी क्या है, लो है। सिमिलरली एक स्कॉलर्स थे पॉल क्रूगमैन, केस स्टडीज है ये सारी। पॉल क्रूगमैन, he found that countries like Denmark and Finland, he found that countries like Denmark and Finland, अच्छा एक जनरल आइडिया बताओ, डेनमार्क एंड फिनलैंड, यहाँ पे इक्वलिटी कम है या ज्यादा है? दीज आर द गुड कंट्रीज में आती है, हर इंडेक्स में टॉप पर है, तो यहाँ पे इक्वलिटी हाई है, तो यहाँ पे इक्वलिटी हाई है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मोबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई। तो डेनमार्क एंड फिनलैंड हैव लो इनइक्वालिटी एंड ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, एंड कंट्रीज लाइक चील एंड ब्राजील, हाँ चिली Brazil has high inequality, so had low mobility. क्लियर? करंट में इसको ऐड करो तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट by World Economic Forum, by World Economic Forum, WEF, World Economic Forum. ये करंट का स्टेटस बताती है मोबिलिटी का। इसके अलावा अब हम बात करें करंट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो बताओ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मोबिलिटी से रिलेटेड कोई एग्जांपल। बांग्लादेश, हाउ? यस, तो बांग्लादेश ओवरऑल कंट्री की हम बात करें तो इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इनइक्वालिटी इन बांग्लादेश इज वेरी हाई व्हिच फर्दर लीड्स टू chaos इन द सोसाइटी, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे, एनआरकी टाइप आ गया है। तो वो किसमें, डाउनवर्ड मोबिलिटी इज देयर, यस, उसको अपग्रेड करना था, वो डाउनग्रेड हो गया, तो डाउनग्रेड मोबिलिटी इज देयर। ठीक है, अदर्स की बात करें और बताओ। यस, बिल्कुल है उनका स्टेटस एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड, हाँ टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो वो भी इट इज अ टाइप ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी सिर्फ सोशल नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर स्टेटस में मैटर करती है, राइट? तो मोबिलिटी हर तरीके, हर जगह से है। ठीक है, हाँ, सब क्लासिफिकेशन हैज आल्सो बीन, उनकी सोशल मोबिलिटी हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज, ये भी खोले को recently Supreme Court has allowed the sub classification with respect to caste में किया है ना, SC ST में, हाँ, allow sub classification of SC ST। और बताओ, हो गया है कि मना कर दिया है? एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कहा। अच्छा, अमेंडमेंट नहीं हुआ, हाँ स्टेट को कर दी, हाँ वो कर दिया है लॉ।
नहीं नहीं, फर्क फर्क तो पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। नई नई चीजें, जिनको आइडेंटिटी नहीं थी, जो एक स्टेटस लो लेकर चल रही थी, उनको एक मोबिलिटी, उनका एक स्टेटस इंप्रूवमेंट तो होगा, एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। पहले क्या हुआ, जो सब क्लासिफिकेशन में जो लोअर स्ट्रेटा में आ रही थी, एक क्लास हो गई, क्लास के अंदर भी अपर मिडिल लोअर, तो जो लोअर में आ रही थी सब क्लासिफिकेशन, उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिल जाएगी अलग से, तो कहीं ना कहीं उनकी उस आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो उनके लिए स्पेसिफिक काम किए जाएंगे, तो उनकी मोबिलिटी भी तो होगी उससे। ये इसके अलावा मोबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, हाँ उसमें भी कोटा बनाएंगे, एग्जैक्टली इस तरीके की प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी थ्रू मैरिजेस, मैरिजेस के थ्रू भी मोबिलिटी हो रही है, इंटरकास्ट मैरिजेस। मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन स्किल्स, नहीं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ ना यहाँ पे साथ में, कॉजेस तो है लेकिन मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, करंट में मोबिलिटी के एग्जाम्पल्स। सोशल गैदरिंग में यू विल गेट अ प्रॉपर सोशल स्टेटस, हायर सोशल स्टेटस एंड सोशल प्रेस्टीज बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, राइट। आपकी एजुकेशन बेसिस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसकी वजह से आपकी सोशल गैदरिंग चेंज हो जाती है, फिर आप हायर स्टेटा में बैठना उठना स्टार्ट कर देते हो, तो ये सब एक इम्पैक्ट भी कह सकते हो। और ये सब अगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तो न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइंस होती हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, जैसे मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी, द सन ऑफ रिक्शा पुलर बिकम एन आईएएस, तो उसका नाम के साथ वो एग्जांपल ऐड कर लो, तो इट विल गिव यू अ ब्रीफ, मतलब अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट मिल जाएगा आपको इसमें कि हाँ किस तरीके से हो गया ये आपका, वो हो गया ये एग्जाम्पल मिल गया कि ये भी एक मोबिलिटी हो गई, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी हो गई, राइट। तो एग्जाम्पल, अब जहां भी आप मोबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो वहां से एग्जाम्पल आप इसमें और एड ऑन कर सकते हो। यस वुमेन, यस यस यस, स्टेटस ऑफ वुमेन, वो भी तो आपकी मोबिलिटी है, स्टेटस ऑफ वुमेन हैव इंप्रूव्ड, नाउ वुमेन कैन प्रोवाइड देयर सर्विस इन आर्मी, यस, तो मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। The workforce participation of women has been increased, that is also a women mobility. Participation of women in workforce has been improved, so it will further leads to increase women status, so again mobility. मंथली मैगजीन्स पढ़ो, लेकिन उनको टाइम टू टाइम खत्म करते रहो मैगजीन्स को। अगर नहीं काम देखो बताते हो, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो छोटा सा शॉर्ट सोर्स है, 20-25 मिनट्स का डेली का न्यूज़ एनालिसिस वीडियो आता है यूट्यूब पे, किसी भी एक चैनल को फॉलो करके वो देख लो। उससे क्या होगा, जब आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, तो रोज देखते जाओगे, कई बार रिपीटेशन ऑफ न्यूज़ होता है, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी न्यूज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है। तो जब आप मैगजीन पढ़ रहे होगे तो उस मैगजीन में जब वो न्यूज़ आएगी तो एकदम से नया नहीं होगा आपके लिए पूरे महीने का, तो आप उसको अच्छे से आराम से 2-3 दिन में खत्म कर सकते हो मल्टीपल रिवीजन के साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कोई भी सब्सक्राइब कर लो, किसी भी वीडियो को एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी तो देखते ही होगे, एनीथिंग, आई विल नॉट टेक द नेम, एनीथिंग, कुछ भी देख लो, एनीवन, सब अच्छे हैं, ठीक है, तो वो आप देख लो। तो उससे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 1 महीने का खाना 1 दिन में खा के डाइजेस्ट कर लोगे, नहीं ना, वही न्यूज़ का हाल है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको दिमाग में सेट भी करना है, तो उससे हैबिट डेवलप हो जाती है, ठीक है। So this is all about the social mobility. So we have completed 2 topics, theory of social stratification and second social mobility. Do you have any question regarding this? तो इनको आराम से करिएगा घर पे जाके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कल उसका कुछ याद नहीं रहता था, कोई बात नहीं, लेकिन जब वही चीज सामने रिपीट आएगी तो
दिमाग में एक पॉइंट ये तो आएगा, अरे ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कोई बात नहीं। वो आप क्या कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, 15 दिन रेगुलर पढ़ो तो आपको आइडिया लग जाएगा, तब चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होने लगेंगी। क्योंकि आज अगर कोई न्यूज आई है तो 2-3 दिन बाद वो फिर रिपीट होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज न्यूज फॉर्म में है, कल एडिटोरियल फॉर्म में होगी, कल उस पर प्रॉपर 1 पेज होगा, इस तरीके से आएगी, और 7 दिन तक तो न्यूज चलेगी ही चलेगी। ठीक है, फिर कोई स्टेटमेंट दे देगा उस न्यूज पे, तो फिर उसके रिगार्डिंग वो न्यूज आ जाएगी, तो दिमाग में रहती ही रहती है न्यूज। ठीक है, so that is all for today. We will continue in next class.